बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इन दिनों ICC का वफ्द जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मुख्तलिफ स्टेडियम्स का वो टूर कर रहा है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दे रहा है। आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से ICC के वफ्द की मुलाकात में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराने के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। फीका की रिपोर्ट में PSL के बारे में गलत कहा गया है। गुज़श्ता 2 साल क्या तमाम 9 एडिशंस में अदायगियों की ताख़ीर का कोई मामला नहीं हुआ। डायरेक्टर इंटरनेशनल PCB उस्मान बाहला। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का काकुल में फिजिकल ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज। गैर मुल्की कोच ऊपर बैठे और काम पाकिस्तानी कोचेस से लें तो बेहतर होगा। कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था या तो वो गलत था या अब जो होगा वो गलत होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। उस्मान खान ने UAE का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। भारतीय क्रिकेटर्स की शानदार फिटनेस की वजह विराट कोहली है, केविन पीटरसन। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया। सुल्तान अजलान शाह कप का 3रा एडिशन 4 से 11 मई मलेशिया में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के दिलचस्प मुकाबले जारी। जवाबी मैच में उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 गोल से काबू किया। अहम मैच अफगानिस्तान ने भारत को होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। फलस्तीन ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर अपने ग्रुप 1 में दूसरी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ के बाद मज़ीद इस शो को मैं आगे बढ़ाने से पहले एक बड़ी 2 अफसोसनाक खबरें जो क्रिकेट की दुनिया से सामने आई। पहली अफसोसनाक खबर ये तो है कि जनाब कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जोन 4 का क्लब है ब्राइट क्रिकेट क्लब, और ब्राइट क्रिकेट क्लब के जो फॉर्मर कैप्टन है जो 25-30 साल तक ब्राइट क्रिकेट क्लब से खेले, खालिद महमूद साहब, वो काफ़ी अर्से से अलील थे, फालिज के मर्ज़ का शिकार थे। वो खालिक हकीकी से जा मिले। जी स्पोर्ट्स चूँकि ग्रास रूट क्रिकेट को कवर करता है, ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से बात करता है, तो ना सिर्फ खालिद महमूद साहब के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला इनके जो है जवार रहमत में इनको जगह दें, इनके दर्जात बुलंद करें, इनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार भी करता है और साथ साथ ब्राइट क्रिकेट क्लब के जो रूह रवां हैं आबिद बुखारी साहब, उनसे भी ताज़ियत का इजहार करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब की जानिब से भी ताज़ियत का इजहार किया गया इस अफसोसनाक वाक़े पर कि जहाँ पर खालिद महमूद साहब आज खालिक हकीकी से जा मिले। इसके साथ साथ कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं जावेद खान साहब, उनकी जानिब से भी ताज़ियत का इजहार है और अब्दुल सत्तार साहब जो वाइस चेयरमैन है कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, उनकी जानिब से भी, साथ साथ सईद आज़ाद जो फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं उनकी जानिब से भी, और खालिद ज़िया साहब जो स्पोर्ट्स सर्कल में जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ग्रास रूट क्रिकेट पे काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी ताज़ियत का इजहार किया गया क्योंकि खालिद महमूद अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त क्लब की सतह के बैट्समैन थे। और दूसरी जानिब GTV मीडिया पार्टनर था हैदराबाद बहादुर का, और हैदराबाद बहादुर के नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद समीर, उनके वालिद भी खालिक हकीकी से जा मिले। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से, GTV की जानिब से बतौर मीडिया मैनेजर मेरी जानिब से, और साथ साथ जो हैदराबाद बहादुर के CEO एंड ओनर हैं जहाज़ेब आलम साहब, जो हेड कोच थे मिसबाह उल हक, एजाज जूनियर बैटिंग कंसल्टेंट और बॉलिंग कोच समीउल्लाह नियाजी, इन सब की जानिब से हम मोहम्मद समीर से ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और दुआ गो कि अल्लाह ताला मोहम्मद समीर के जो वालिद हैं उनको दर्जात बुलंद करें और इनके लिए आगे की जो मनाजिल हैं वो आसान करें। खबरों का जो मकसद होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम ग्रास रूट क्रिकेट को कवर करते हैं और जी स्पोर्ट्स ये वाहिद शो है कि जो हर खिलाड़ी को, चाहे वो क्लब का हो, चाहे वो डोमेस्टिक का हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, उसकी खुशी और गमी में बराबर का शरीक होता है। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे खुसूसी हाशिर खटक साहब। ICC का वफ्द इस वक्त मुख्तलिफ मैदानों का दौरा कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं। हाशिर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, क्योंकि ICC का वफ्द इस वक्त दौरा कर रहा है, सारा एडगर भी हैं और इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक थे ऑन जैदी, वो भी इस ICC के वफ्द में शामिल है। ICC की जानिब से क्या ब्रीफिंग दी गई है उनको और वो किस हद तक जो है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामात से मुतमईन है?
जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी का वफ्द जो पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ है वो आज आखिरी मरहले में उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के मुख्तलिफ इंक्लोजर्स देखे, उसके साथ साथ ड्रेसिंग रूम और जो प्लेयर्स एरिया है उसका भी मुआयना किया और पिचेस क्योंकि रावलपिंडी की जो पिच है उसके बारे में अक्सर बात की जाती है, तो पिच का जो खुसूसी तौर पर मुआयना किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम की जानिब से जो है वो आईसीसी के वफ्द को ब्रीफिंग दी गई और मुख्तलिफ इंतजामात के हवाले से आगाह किया गया। ज़राए का कहना है कि जो आईसीसी का जो वफ्द है उन्होंने एक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ में जो एरियाज़ हैं उनका भी दौरा किया और सिक्योरिटी हुकाम से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ जो है वो अमूर पर ब्रीफिंग ली। इसके बाद इस दौरे के बाद आईसीसी के वफ्द ने चेयरमैन पीसीबी जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं मोहसिन नकवी, उनके साथ मुलाकात की और मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तैयारियां चल रही हैं और जो इंतजामात किए गए हैं उस हवाले से आगाह किया और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करवाई आईसीसी के वफ्द के पाकिस्तान की जानिब से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब कराने के लिए तमाम तर इंतजामात किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने बताया कि जी चैंपियंस ट्रॉफी चूँकि एक बड़ा इवेंट है इसलिए पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश होगी कि इसको कामयाब करने के लिए और महफूज जो है इसके इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। ज़राए का बताना है कि जो आईसीसी का वफ्द है उन्होंने कराची और लाहौर की निस्बत रावलपिंडी में जो इंतजामात हैं उस पर ज़्यादा जो है इत्मीनान का इजहार किया है। बाकी दो शहरों के जो ग्राउंड्स हैं उनके इंतजामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन रावलपिंडी के जो सिक्योरिटी इंतजामात थे और जो ग्राउंड के हालात थे उस पर जो है वो ज़्यादा इत्मीनान का इजहार किया है। तो अब ज़राए का ये बताना है कि आईसीसी के जो वफ्द ने अपनी रिपोर्ट जो है वो आज मुरतब करेंगे। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अपनी आईसीसी का जो बोर्ड है उसमें पेश करेंगे, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ठीक है हाशिर, ये बताइएगा कि अब शहर इख्तिदार में जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के जो वो इख्तिदार की रस्ताकशी जारी है, खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम जो हमारे नेक्स्ट कैप्टन होंगे और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शाहिन शाह अफरीदी को लंबा रन देना चाहिए। अभी उन्होंने सिर्फ 1-2 सीरीज ही उन्होंने कप्तानी की है। इस हवाले से क्या तफसीलात है कि क्या वाकई कप्तान चेंज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अली सलमान क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा ये फैसला जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुतवक्के है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की जो कप्तानी है वो खतरे में पड़ चुकी है और बोर्ड में उनकी मुखालफत में इजाफा हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो संजीदगी से दीगर ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया है। इससे कबल जब हमने खबर दी थी तो उसमें यह था कि मोहम्मद रिजवान के नाम पर जो है वो गौर किया जा रहा था और बाबर आजम को भी जो है वो ज़ेर गौर लाया गया था, लेकिन अब ज़राए का बताना है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने के हवाले से गौर किया जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम जो है वो इस हवाले से जो मुशावरत है वो उनकी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मुतवक्के है कि बाबर आजम को जो है वो दोबारा कप्तानी उनको दी जा सकती है। लेकिन ज़राए ने बाबर आजम के हवाले से बताया है कि बाबर आजम दोबारा कप्तानी लेने के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार है, क्योंकि जिस अंदाज से उन 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद उनसे कप्तानी ली गई उसके बाद बाबर आजम को काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बाबर आजम का ये कहना है कि जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर नहीं किए जाते वो दोबारा कप्तानी नहीं लेंगे। इसके साथ साथ कुछ प्लेयर्स जिनको दोबारा टीम में शामिल किया गया है, जिसमें इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर शामिल हैं, उनकी वजह से भी बाबर आजम जो है वो कप्तानी से थोड़ा हिचकिचा ज़रूर रहे हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो है वो बाबर आजम के हवाले से काफ़ी उन पर तनकीद करते रहे। तो इस हवाले से भी ज़राए का कहना है कि बाबर आजम ने यकीन दहानी मांगी है बोर्ड से कि बोर्ड उन्हें यकीन दहानी कराए कि मुस्तकबिल में उनके लिए मुश्किलात खड़ी नहीं की जाएंगी, तो ही उस सूरत में जो है वो कप्तानी दोबारा लेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं कोच के हवाले से बताऊं तो ल्यूक रॉन्की से गुज़िश्ता रोज़ रब्ता किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इसके साथ साथ गैरी क्रिस्टन जो कि माजी में भारतीय टीम के कोच रहे हैं और भारत को 2011 के वर्ल्ड कप जिताने में उन्होंने काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया था, उनसे भी रब्ता किया गया है और दोनों के हवाले से ज़राए ने बताया है कि दोनों जो कोचेज़ हैं जिनसे रब्ता किया गया है उन्होंने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। इसके साथ साथ बॉलिंग कोच के लिए जैसन गिलेस्पी से भी जो है वो बातचीत चल रही है और ज़राए का ये बताना है कि अगले हफ्ते तक कोच के हवाले से भी जो मामलात हैं वो तय पा जाएंगे और जो अप्रैल का महीना है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप अभी चल रहा है पीएमए काकूल में, वो उसके ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान और कोचिंग स्टाफ जो है मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है हाशिर, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। हाशिर खट्टक हमें अपडेट कर रहे थे
इस्लामाबाद में इस वक्त क्या चल रहा है। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ख्वाहिशात के ज़ेर असर है। एक तरफ जो है इमाद वसीम की ख्वाहिश थी कि रिटायरमेंट ले लें, फिर उनकी ख्वाहिश ये हुई कि वो पाकिस्तान के लिए वापस कम बैक करें। उनकी ख्वाहिशात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लब्बैक कहा और उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए उनको टीम में जो है वो काकुल के कैंप में रखा है और अब यकीनी तौर पर वो टीम में भी आ जाएंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर की ख्वाहिशात चल रही हैं। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि जनाब जब तक वक़ार यूनुस होंगे मैं नहीं खेलूंगा। अब उनका दिल चाहा, उनकी ये ख्वाहिश हुई कि जनाब अब वो पाकिस्तान टीम में खेलेंगे, तो क्रिकेट बोर्ड उनको भी जो है वो ओन करके काकुल के कैंप पे उस वक्त रखा हुआ है। अब बाबर आजम ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, तो उनकी ख्वाहिशात को भी यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ज़रूर काबिल गौर समझेगा और अब क्रिकेट जो है वो तमाम की तमाम क्रिकेट जो है वो ख्वाहिशात के तहत ही चलेगी। अब ये बेल किस तरह से जो मंडे चढ़ेगी, यकीनन ये तो आने वाला वक्त ही इसका फैसला कर देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाला है और ये नवश्ता दीवार है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस वक्त पढ़ नहीं रहा, लेकिन आने वाले वक्तों में इसके असरात, इसके मुज़म्मिरात जो है वो सामने आ जाएंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं हाशिर खटक साहब से इस्लामाबाद से, जो हमें अपडेट कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के वफ़द के मामला के हवाले से। और इस वक्त मुझे एक इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ज्वाइन किया जो एक तवील अरसे से, कई दिहाइयों से जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, एक उस्ताद की, एक तालीक़ की हैसियत रखते हैं और बहुत सारे जो नौजवान हैं उनके लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। इंतहाई शुस्ता गुफ्तगू करते हैं और बोल्ड बोलते हैं और जो उनके जुमलों की काट है वो उनकी तहरीर में भी नज़र आती है, उनके कलम में भी नज़र आती है और उनके जो है वो गुफ्तगू में भी नज़र आती है। शाइस्तगी के साथ जो है वो तनकीद भी करते हैं और उनकी बात जो है वो शायद सुनने वालों को बुरी भी नहीं लगती है। इस असलूब के साथ वो अगर वो इस्लाह भी करते हैं या तनकीद भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अली सर, थैंक यू सो मच शाहिद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया और जी स्पोर्ट्स के लिए आपने वक्त निकाला। वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, बहुत जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो अभी कोचेस से आगाज़ कर लेते हैं कि पाकिस्तान में कोचेस के हवाले से आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि ये जो फॉरेन कोचेस है इसका तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, कामयाब नहीं रहा। उसके बावजूद जो भी नया चेयरमैन आता है वो क्यों एम्फसाइज करता है कि फॉरेन कोचेस होने चाहिए? देखिए, एक दफ़ा नजम सेठी ने कहा था कि हमारे कोचेस के पास एक्स्ट्रा बैगेज होता है, ख्वाहिशात का, कुछ लोगों की जानिबदारी का, तो हमें फॉरेन कोच ही सूट करता है। थोड़ी सी एबिलिटी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा होती है, लेकिन हमने कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कोचेस को, अपने फॉर्मर प्लेयर्स को कभी ग्रूम ही नहीं किया। तो जो ग्रूम हुए थे उनको ज़्यादा अरसा नहीं दिया गया। तो अगर ज़्यादा अरसा देंगे, उनको ग्रूम करेंगे, तो ही हमारे कोचेस इंटरनेशनल और फॉरेन कोचेस का मुकाबला कर सकेंगे। अब आप फॉरेन कोचेस तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन आपको तलाश करने में भी मुश्किल हो रही है। जिससे आप बात करते हैं वो बहाना बनाता है मसरूफियत का, वो बहाना बनाता है अपनी यंग फैमिली का, इसलिए कि उन्हें साल में 2 या 3 लीग करके इतने पैसे मिल जाते हैं जो पूरा साल पाकिस्तान की कोचिंग करके नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब 3-4 नाम चल रहे हैं मार्केट में, देखें कौन तैयार होता है पाकिस्तान की कोचिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि नजम सेठी साहब ने मेरे ही शो में कहा था कि जो पाकिस्तानी कोचेज़ हैं वो सियासत करते हैं। आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, आपको लगता है कि पाकिस्तानी कोचेज़ सियासत करते हैं? क्योंकि हमारी जो सक्सेस रेशो है वो तो लोकल कोचेज़ के साथ हमारा ज़्यादा बेहतर है। नहीं, ये एक तरह से अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना ओपिनियन है। थोड़ी बहुत तो जाहिर है फॉरेन कोच भी करेगा, उसको जो बताएगा लोकल आदमी या जो भी उसका असिस्टेंट होगा या जो भी कप्तान होगा जो बताएगा वो भी थोड़ी बहुत करेगा। लेकिन हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उन पर कभी कोई एतमाद ही नहीं किया गया, उनको कोई लंबा रन ही नहीं दिया गया। अगर आप लंबा रन दें, हमारे कोचेज ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इंडिया ने भी यही किया, शुरू में फॉरेन कोचेज रखे, लेकिन उनके अंदर में अपने कोचेज डेवलप किए, फिर अपने बड़े फॉर्मर प्लेयर्स को जूनियर की सतह पे कोचिंग करवाई और वहां से लेके चले। अब वही प्लेयर जो राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर 19 में खेले या A टीम में खेले, ज्यादातर वही इंडिया की नेशनल टीम में, जिससे राहुल द्रविड़ को ज्यादा मुश्किलात नहीं हो रही और वो आसानी से कोचिंग भी कर रहे हैं, अच्छी भी कर रहे हैं और इंडिया की टीम बेहतर कर रही है। क्योंकि शायद भाई सिवाय बॉब वुलमर के जिनके लिए एक बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में कि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने काफ़ी बेहतर उन्होंने कोचिंग की है और यूनुस खान जैसे प्लेयर और दीगर प्लेयर को अप्रिशिएट भी करते हैं। वरना अगर आप देखें जेफ लॉसन का एक्सपीरियंस देख लें, आप पाइबस का एक्सपीरियंस देख लें जो 99 के वर्ल्ड कप से चंद दिन कबल ही जो है वो पाकिस्तान टीम को छोड़ के चले गए थे। फिर एमरजेंसी में मुश्ताक मोहम्मद साहब को कोच रखा गया। वॉटमोर का एक्सपीरियंस देख लें, मिकी आर्थर का एक्सपीरियंस देख लें, अभी रिसेंटली पाकिस्तान सुपर लीग में जो वॉटसन को लेकर आए उसका एक्सपीरियंस देख लें, फिर फिल सिमंस ने जो हाल किया कराची किंग का वो एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस देख लें, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये एक्सपीरियंस तो ज़्यादा कामयाब रहा नहीं है। मिकी आर्थर का टेन्योर इतना बुरा नहीं रहा, इसलिए कि उनके पास प्लेयर अच्छे थे, उनके पास कप्तान, टेस्ट का कप्तान बहुत ही अच्छा था मिसबाह-उल हक की सूरत में पहले टेन्योर में, और दूसरे टेन्योर में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हुई कि बाबर आजम इतनी अच्छी तरह ग्रूम नहीं कर पाए, अपने आप को भी नहीं ग्रूम कर पाए और उनकी इतनी अच्छी मैनेजमेंट से बनी भी नहीं। तो यही सब चीजें, एक दो फॉरेन कोच हमारे यहाँ चले थे, एक तो हम लंबा टेन्योर नहीं देते, हम उसके ऊपर एतमाद नहीं करते कि हम कम से कम 3 साल तो दें किसी कोच को। मिकी आर्थर को मिले थे 3 साल, लेकिन उनको फिर 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब उनकी अच्छी ग्रिप हो गई थी पाकिस्तान की क्रिकेट पर, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया। फिर उन्हें दोबारा लाया गया, जब उन्हें दोबारा लाया गया तो वो डार्बीशायर के लिए भी कोचिंग कर रहे थे, तो उनके ऊपर काफी तनकीद हुई और ये टेन्योर उनका इतना अच्छा भी नहीं गया। 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं किया। अवे फ्रॉम द फील्ड वो चुपके चुपके से बातें बताते थे कि बाबर नहीं सुनता, बाबर नहीं मानता, बाबर के खिलाफ ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन जब वो रिकॉर्ड पे आते थे तो कहते थे कि नहीं, बाबर को सिखाने की जरूरत है, बाबर को ही कप्तान रहना चाहिए। तो उन्होंने ये कोशिश की कि अपनी जॉब भी बचाए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बहुत इधर उधर इंफॉर्मेशन भी देते रहे, तो वो चीज चली नहीं उनके साथ। और फिर हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब नए चेयरमैन आते हैं तो अपनी टीम लाते हैं, अब एक नए चेयरमैन आए तो वो भी अपनी एक नई टीम लेके आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा 3 साल तक देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 महीने हम चेयरमैन को देने को तैयार नहीं है। हर दूसरे महीने जो एक नया चेयरमैन जो है वो क्रिकेट बोर्ड में बैठा नजर आता है। अभी सिलेक्शन कमेटी पे सर थोड़ी बात करते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की है इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हेड नहीं है सिलेक्शन कमेटी में, इस पर भी लोग बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें कोई ना कोई एक हेड करना चाहिए था, किसी को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होना चाहिए था? होना चाहिए, ये एक रिवायत है और मुझे इतना इल्म नहीं, एक दो लोगों ने मुझे बताया था, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा जरूर, कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। तो पूरी दुनिया में नॉर्म यही है, एक आध जगह ऐसी है, जैसे इंग्लैंड में कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी चीफ सेलेक्टर है, जॉर्ज बेली चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स है, उसके अलावा उनके पास टोनी डोडीमेड है और उनके जो कोच हैं मैकडोनाल्ड, वो उनके कोचिंग पैनल में 3 रुकनी कोचिंग पैनल में शामिल है। वो पैट कमिंस से पूछते जरूर हैं, लेकिन पैट कमिंस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है। तो इतनी लंबी चौड़ी सिलेक्शन कमेटी 7 अफराद की, सबको इक्वल पावर, क्या मोहम्मद यूसुफ और उनके साथ जो भी सिलेक्टर हैं दूसरे, उनका तजर्बा, उनका स्टेचर मोहम्मद यूसुफ के बराबर है। आप मोहम्मद यूसुफ को लाए थे तो जाहिर है वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर नहीं बना सकते थे, इसलिए कि वहाब रियाज जूनियर है उनसे। फिर एक जो ब्यूरोक्रेट हैं जो के साथ काम करते हैं, बिलाल साहब, उनको लाएं कि वो डाटा स्पेशलिस्ट है, वो ये बताएंगे कि कब किस बॉलर को किस मतलब बॉलर को इस्तेमाल किया जाए, कब बैट्समैन को भेजा जाए। तो ये अल्लाह की शान है कि अगर उनकी माशाल्लाह इतनी मालूमात है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी सिलेक्शन कमेटी नहीं होनी चाहिए थी। एक दो लोगों ने अज़ाए मजाक ये कहा कि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, 2 नॉन वोटिंग मेंबर है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, तो 9 हो गए, 2 और मिला लेते तो इनको ही पाकिस्तान की तरफ से खिला देते। बिल्कुल सही, क्योंकि आप एक तरफ एक और भी एतराज उठ रहा है कि इस सिलेक्शन कमेटी में केपी और बलूचिस्तान इन दोनों सूबों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप समझते हैं कि पहले ही जो है वो इस हवाले से बलूचिस्तान की जो शिकायत हैं और जो किसी हद तक जायज़ भी हैं, नेगलेक्ट किया जा रहा है, और केपी से भी कोई सिलेक्टर नहीं, इससे पहले वजाहत वास्ती थे, और फिर माजी में अगर हम बात करें फर्रुख जमान एक अरसे तक सिलेक्टर है, वजाहत वास्ती, अरशद खान, ये सब रहे सिलेक्शन कमेटी में केपी से। सर मैं इस चीज़ को इतना नहीं मानता कि सूबों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, हालांकि इंडिया में रोटेशन वाइज होता है कि उनके जो जोन्स हैं उनके सेलेक्टर्स लिए जाते हैं हर टेन्योर में अलग अलग, और हर जोन की एक एक दफ़ा बारी ज़रूर आती है। पाकिस्तान की टीम का सिलेक्शन इतना मुश्किल नहीं होता, जो 15-18 प्लेयर होते हैं वो आप खुद एक आध प्लेयर आगे पीछे होगा जो हम और आपकी टीम में नहीं होगा। इस लिहाज से मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि केपी से या बलूचिस्तान से अलग अलग सिलेक्टर हो सारे। लेकिन शायद भाई थोड़ा सा वक्त हमें जल्दी जरा शायद थोड़ा वक्त हमें थोड़ा जल्दी मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, आपसे मुस्तफीज होना हम चाहेंगे। ये असद शफीक सिलेक्शन कमेटी में इन्हीं की कप्तानी में शाहनवाज धानी ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी है, इन्हीं की कप्तानी में जो है वो कराची जो T20 टूर्नामेंट भी डोमेस्टिक का जीता। असद शफीक के होते हुए शाहनवाज धानी कैंप से बाहर हो गए, मीर हमजा इन्हीं के क्लब से खेलते हैं, कराची से खेलते हैं। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं, आपको लगता है कि इनको इंडक्ट होना चाहिए था इस कैंप के अंदर? 4-5 प्लेयर और कैंप में रख लेते, फ़हीम अशरफ भी नहीं है इसमें,
आरिफ याकूब भी नहीं है जिसने नेशनल T20 में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। शहाब खान जो हमारे नेशनल उमैर बिन यूसुफ बड़ा डिजर्व करते थे। हाँ, काफी अच्छे, काफी 4-5 प्लेयर और थे जो कैंप में हो सकते थे। आप कैंप में ज्यादा लड़के बुला ले ताकि उनकी भी फिटनेस अच्छी हो जाती। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि मीर हमजा नहीं है और शाहनवाज धानी नहीं है, शाहनवाज धानी थोड़ा सा पीछे चले गए, वो कुछ ज्यादा ऑफ फील्ड एक्टिविटीज में ज्यादा नजर आते हैं, शोमैन ज्यादा बने हुए बजाय फास्ट बॉलर के। और इस PSL में भी उनको इतने मैचेस भी नहीं मिले और जो मैचेस मिले उन्होंने उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। मोहम्मद अली ने उनको मुल्तान सुल्तान की टीम से भी और कैंप से भी बाहर कर। ठीक है सर, दूसरी तरफ आप कप्तानी की बात कर लेते हैं। एक दफा फिर जो बाबर आजम को कप्तान लाने की बात हो रही है, अभी शाहीन को आप समझते हैं 2 सीरीज के बाद कैप्टनसी से रिमूव कर देना ये कोई दानिशमंदाना फैसला होगा? इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान का हमेशा से खासा रहा है। हम कोचेज और कप्तान इस तरह बदलते हैं जिस तरह हम घरों में बेड पर से चादरें और तकियों पर से गिलाफ बदलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम बदलते हैं। अच्छा नहीं होगा ये पैनिक, लेकिन हमारा ये पैनिक हमेशा से, हम वर्ल्ड कप से पहले हमेशा पैनिक करते हैं पहले भी, और फिर नी-जर्क रिएक्शन करते हैं वर्ल्ड कप की शिकस्त पर। वर्ल्ड कप में जब हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाते हैं तो नी-जर्क रिएक्शन करते हैं, कप्तानों को हटा देते हैं, कोचेस को हटा देते हैं। अल्लाह करे ये मोहसिन नकवी साहब 3 साल रहें, मजबूत फैसले करें और जो करें वो वर्ल्ड कप से लंबे अरसे पहले से करें। लेकिन सर आपको ये फैसला, शायद भाई फैसला कैसा नजर आ रहा है? एक तरफ इमाद वसीम, आप बेहतर जानते हैं कि इमाद वसीम और जो बाबर के ताल्लुकात रहे हैं, फिर जो आमिर के और बाबर के ताल्लुकात रहे हैं, इन दोनों को भी टीम में शामिल करना है, फिर बाबर को भी कप्तान लेकर आना है, तो ये मामला कैसे फिर बेहतर होंगे? ये तो रस्साकशी और चपकलिश रहेगी मुसलसल। बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अभी सिलेक्शन कमेटी ने और खुद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने कोई गारंटी नहीं दी किसी प्लेयर को कि वो सेलेक्ट भी होगा या नहीं होगा। आपके पास न्यूजीलैंड की सीरीज है, आप इस न्यूजीलैंड की सीरीज में सारे प्लेयरों को आजमा लें किसमें कितना दमखम है। उसके बाद आपके पास इंग्लैंड का टूर है, आयरलैंड के 2 मैच हैं, तो आपको इन सारे मैचों से पता चल जाएगा कि किसमें कितना दमखम है। और वाकई बाबर आजम की जो भी तनाव बाबर आजम और इमाद और आमिर के बीच में रहा था, बाबर के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर बाबर अक्लमंद होंगे, अगर बाबर को समझ होगी तो वो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी नहीं लेंगे, ना लेनी चाहिए। 3-4 महीने में, 5 महीने में क्या चेंज हो गया उनकी कप्तानी में जो वो दोबारा कप्तान बने। ठीक है, दूसरी तरफ आप ये जो क्रिकेट हमारी है ये ख्वाहिशात के ज़ेर असर चल रही है। इमाद वसीम की ख्वाहिश थी, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ख्वाहिश हुई वापस आ गए। आमिर की ख्वाहिश थी वक़ार होंगे जब तक मैं नहीं खेलूंगा, और उसके बाद अब वक़ार नहीं है, उनकी ख्वाहिश है वो वापस आ गए। बाबर आजम की ख्वाहिश है कि मैं कप्तानी अगर लूंगा तो अपनी ख्वाहिशात के तहत लूंगा। उस्मान खान की ख्वाहिश है कि मैं UAE से नहीं खेलूंगा, पाकिस्तान से खेलूंगा। ये क्रिकेट जो है ये ख्वाहिशात के ज़ेर असर चल रही है पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ख्वाहिशात से चल रही है। इमाद वसीम बहुत अच्छा प्लेयर था, वाइट बॉल में उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था, 45-46 का उसका बैटिंग एवरेज है। वनडे में, T20 में उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। लेकिन एक आध सीरीज में सेलेक्ट ना होने पर एकदम से क्रिकेट छोड़ देना ये अकलमंदाना फैसला नहीं था। इसी तरह मोहम्मद आमिर ने जब 2020 में उनको एक आध सीरीज में न्यूजीलैंड की गालिबन सीरीज की सिलेक्ट नहीं किया था मिसबा ने, तो वो क्रिकेट छोड़कर चले गए। जज्बाती फैसले थे, अब फिर हम जज्बाती फैसले कर रहे हैं, अब हम फिर ख्वाहिशात पर फैसला कर रहे हैं। और अल्लाह ना करे उस्मान खान को बाद में पछतावा ना हो। एक आध सीरीज खेलकर अगर उन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान में हमेशा से रिवायत रही है कि एक आध सीरीज में अगर कोई बंदा नाकाम होता है, प्लेयर नाकाम होता है, तो उसको हटा देते हैं, तो उनको कहीं पछतावा ना हो कि मैंने अच्छी खासी UAE की अपनी जॉब और अपनी अच्छी खासी UAE की रुकनियत और वहाँ से उनको जो भी क्रिकेट खेलने के लिए मिलेगी जगह, वो मैंने बेकार छोड़ी। बिल्कुल, क्योंकि वो जब UAE से खेल लेते तो बतौर ओवरसीज प्लेयर हर जगह वो जाके खेल सकते थे। अब सर ये बताइएगा कि अब ये जितनी भी बातें की हैं, अभी आमिर सोहेल साहब ने गुज़िश्ता मेरे शो में कहा कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हमें वक़ार यूनुस को खिलाना पड़ जाए। तो फिर जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं, GM डोमेस्टिक, डायरेक्टर डोमेस्टिक, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनका क्या पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन रहा जब हमें इमाद, आमिर, उस्मान खान को UAE से बुला के खिलाना पड़ रहा है, रिटायर्ड प्लेयर को जमा करना पड़ रहा है? तो ऐसा ही है सलमान अली, हमारी क्रिकेट इसी तरह चलती रही है। हम टैलेंट पे सरवाइव करते हैं। हम हमारे पास एकदम से 2-4 अच्छे टैलेंटेड प्लेयर आ जाते हैं, हमारी टीम आगे बढ़ने लगती है। हम इंटरनेशनली अच्छा करते हैं तो वाह होती है, इंटरनेशनली बुरा करते हैं तो हम नी जर्क रिएक्शन करते हैं, लोगों का दिल टूटता है, लोग बददिल हो जाते हैं क्रिकेट से। लेकिन ये इसी तरह चलता रहता है। और वाकई हमने कभी पाथवे नहीं बनाया अपने क्रिकेटर्स के, उनको लोकेट करने के पाथवेज नहीं बनाए। हर दुनिया की सिलेक्शन कमेटी में एक परफॉर्मेंस मैनेजर होता है जो ये देख रहा होता है कि अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19 से प्लेयर की क्या प्रोग्रेस है। हमारे यहाँ कभी
भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना और हम इसी तरह करते रहेंगे कि पीछे से हम प्लेयरों को बुलाएं। उन प्लेयरों के साथ फिर ज्यादती होती है जो 2-2 साल से 3-3 साल से T20 क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, और डोमेस्टिक में जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, कामरान गुलाम हो गए, और भी अगर नाम लूंगा वक्त कम पड़ जाएगा, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती है। उमर बिन यूसुफ जैसे प्लेयर हैं जो मुसलसल परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा की तरह तशनगी रही आपसे गुफ्तगू। इस वक्त वक्त बड़ा महदूद था जिसकी वजह से यकीनी तौर पर हमें ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये थे शाहिद हाशमी, सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से, जहां पाकिस्तान को उर्दून के सामने 7-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के बारे में, और अब हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान की फुटबॉल के एक बड़े नाम ने, क्वालिफाइड कोच नासिर इस्माइल साहब ने, जिनसे बात करेंगे कि उर्दून ने पाकिस्तान को 7-0 से शिकस्त दी। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू वेरी मच। सर वक्त का में मुकाबला सख्त है, बताएंगे उर्दून भी पाकिस्तान को 7-0 से हरा रहा है। हमारी फुटबॉल पे आप लोग इतना ग्रास रूट पे काम करते हैं, उसके बावजूद भी नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। सर पिछले 5 सालों से तो ग्रासरूट क्या, एलीट लेवल क्या, तमाम किस्म की फुटबॉल बंद पड़ी हुई है। ठीक है, तो 5 सालों से ना कोई प्रीमियर लीग है, तो किसी भी मुल्क में किसी भी नेशनल टीम को बनाने के लिए उसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से नेशनल सीनियर टीम की लीग का होना बहुत जरूरी है। वो लीग होने से पाकिस्तान की जो भी नेशनल टीम का कोच होता है उसके पास एक बहुत बड़ा पूल होता है सिलेक्शन का। या अनफॉर्चुनेटली जो है वो शहजाद अनवर को मैं आज क्रिटिसाइज इसलिए करूंगा कि उसने एक ऐसा ट्रेंड डाल दिया पाकिस्तान में डायस्पोरा का कि जिसने पाकिस्तान के फुटबॉल को जो है तबाह कर दिया। अगर आप उठा लें नेपाल का मैच, मालदीव का मैच, मॉरिशस का टूर्नामेंट, इंडिया का टूर्नामेंट, उसके बाद बहरीन मैच। ऑलराइट, नासिर इस्माइल साहब की कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। मैं अपने प्रोडक्शन टीम से कहूँगा दोबारा से इनको लाइन पे लें। लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है यहाँ पे कि जब जब बात होती है किसी भी फुटबॉल के सर्कल के क्वालिफाइड कोच से, किसी भी फुटबॉल के प्लेयर से, वो हमेशा यही बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में फुटबॉल का नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान जो तवील अरसे तक जो है वो खाना जंगी का शिकार रहा है, तवील अरसे तक जो है वो जेर तसल्लुत रहा है ये मुल्क, वो जाके जो है इंडिया जैसी टीम को हरा देता है कि जहाँ पे इंडिया में फुटबॉल की लीग भी खेली जाती है। अभिषेक बच्चन हुए, जॉन अब्राहम हुए, या अक्षय खन्ना जैसे, अक्षय कुमार जैसे जो आइकॉनिक स्टार हैं, वो फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं, वो अफगानिस्तान से हार जाते हैं क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस में। दूसरी तरफ फ़लस्तीन जो मुसलसल खाना जंगी का शिकार रहा है, वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फ़लस्तीन बांग्लादेश को हरा देता है। जब ये ममालिक नामसाइद हालात में जो है बांग्लादेश को हरा सकते हैं, अफगानिस्तान इंडिया को हरा सकता है, तो फिर पाकिस्तान में हमेशा इस बात का क्यों कहा जाता है कि जी स्ट्रक्चर नहीं है, इस वक्त हालात ऐसे नहीं है, इस वजह से हम हार जाते हैं। नासिर इस्माइल साहब इस वक्त उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, अगर वो मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली जो मैं उनसे ये सवाल करूंगा। नासिर इस्माइल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ। आपने मेरा सवाल सुन लिया, वक्त पे जवाब देना कि स्ट्रक्चर तो सर इन मुल्कों में भी नहीं है, मुसलसल खाना जंगी का शिकार रहे हैं। वो इंडिया को हरा देते हैं जिनकी फुटबॉल लीग होती है, जहाँ पे होशंग बरोचा जैसा प्लेयर सामने आता है, ये जाके बांग्लादेश को हरा देता है फ़लस्तीन। हम हमेशा यही रोना होते हैं स्ट्रक्चर नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। नहीं सर, बात ये नहीं है, बात ये कि जितने मुल्कों का आप नाम ले रहे हैं उनके मुल्कों में कंटिन्यूसली हालात जंग हो, कुछ भी हो, उनकी पाकिस्तान जो उनकी प्रीमियर लीग होती है, डिवीजन, वो कंटिन्यूसली हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 5 साल से नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी हुई जिसने पूरा एक टेन्योर ले लिया, एक इलेक्टेड जो वो होती है फेडरेशन होती है उसका, इन्होंने 5 साल में ना कोई लीग कराई, विमेन चैंपियनशिप कोई नहीं हो रही। हमारा प्रॉब्लम ये, कोई भी नेशनल टीम किसी भी मुल्क की बनती है तो वो डोमेस्टिक लीग से ही उसकी सिलेक्शन होती है, वहाँ पे जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप ये देख लें कि आप नेपाल का मैच उठा लें, मालदीव उठा लें, मॉरिशस का टूर्नामेंट उठा लें, इंडिया का टूर्नामेंट उठा लें, फिर अंडर 23 का टूर्नामेंट उठा लें जो बहरीन में हुआ। मुझे ये बताइए इन तमाम मैचों में डायस्पोरा की परफॉर्मेंस क्या थी? 0। तो अगर यही सारा एक्सपोजर इन 6 मैचों में हमारे लोकल प्लेयरों को मिलता है, क्योंकि बदकिस्मती है कि इन्होंने फॉरेन कोच बुला लिया, अब फॉरेन को जो मर्जी सिलेक्शन करे, कुछ पे कोई एतराज नहीं करता। अब अगर इसी टीम के साथ अगर यहाँ पे नासिर इस्माइल होता, तारिक लुत्फी होता, हसन बलोच होता, गुलाम शब्बीर होता, तो यहाँ पे अभी देखें कि कराची के प्लेयर टीम के अंदर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कराची के प्लेयर होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ जो मेरिट बेस्ड प्लेयर है वो होने चाहिए। तो अभी सारा सोशल मीडिया खामोश पड़ा हुआ है।
अभी ये है कि जिन जिन के प्लेयर डिस्कार्ड हो गए वो सब खामोश है, लेकिन अगर यही चीज कोई नेशनल कोच सेलेक्ट करता है, डोमेस्टिक पाकिस्तानी कोच होता तो उसका बेड़ा गर्क करके रख लेकिन देते। सर जो फॉरेन कोच है वो भी तो कोई, सर फॉरेन कोच जो है वो भी तो कोई उम्मीद नहीं दिला रहा ना। वो तो ये कहता है कि हम तैयार ही नहीं है, हम ये इवेंट नहीं जीत सकते, हम ये इवेंट नहीं जीत सकते, तो फिर इतना पैसा देने का फिर फायदा क्या है फिर? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये बात मैं पहले भी आपको प्रोग्राम में कह चुका था कि इस कोच को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, इस कोच को और किसी चीज से कोई फिक्र नहीं है। बात ये कि जब इतनी सारी बुराइयां पाकिस्तान टीम में थी तो तुमने इसका चार्ज क्यों लिया? आपने चार्ज इसलिए लिया कि आपको अपना ब्रेड एंड बटर चाहिए, आप ये 6 मैच खिलाएंगे, उसके बाद आप थैंक यू वेरी मच बोलेंगे पाकिस्तान को। आप एक एक इवेंट के अंदर आते हैं, 20-20 लाख रुपए लेते हैं और घर चले जाते हैं। और पाकिस्तानी कोचों को 20,000 रुपए देने में भी, 2 लाख रुपए देने में भी फेडरेशन को जो है वो मौत आती है, और हम उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं अपने लड़कों को। लेकिन सर वक्त कम है, थोड़ा सा मैं जल्दी से सवाल करूंगा। ये जो ट्रेंड एक आया है कि कभी जीशान को बुला के खिला देते हैं, कभी किसी और फॉरेन प्लेयर को लाके खिला देते हैं। फुटबॉल एक टीम गेम है ना, जिससे एक दूसरे की इंटरेक्शन जरूरी है, एक दूसरे की समझ जरूरी है, मूव बनाने के लिए, डिफेंस करने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नहीं होता इससे? कॉम्बिनेशन ही तो नहीं बन पा रहा। बात तो यही है, वो लड़के 2 दिन पहले आते हैं, आके टीम में खेलते हैं, यहाँ पे 15 दिन लड़के वो रगड़ा खाते हैं कि जो हमारे लोकल प्लेयर्स होते हैं वो सारे बाहर होते हैं, और जब फर्स्ट 11 बनती है तो फर्स्ट 11 के अंदर 8 प्लेयर 7 प्लेयर डायस्पोरा खेल रहे होते हैं। तो ये कौन सा ट्रेंड सेट कर रहे हैं हारून मलिक साहब? वो अपनी कम्युनिटी को, अपनी एलिट कम्युनिटी को और डायस्पोरा कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान का नहीं सोच रहे वो। ये बिल्कुल भूल जाए आप। ये अपना टाइम पूरा करेंगे और टाइम पूरा करके थैंक यू वेरी मच करके अपने बेहतरी की उम्मीद है कोई? जी कोई बेहतरी की उम्मीद है? बेहतरी की उम्मीद यही है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, इलेक्शन हो के ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट हो, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फॉर्म में आए, और उसके बाद वो आगे वो अमल करें कि जो फास्ट ट्रैक में काम करने, क्योंकि हम ऑलरेडी ये समझ लें कि इन 8 सालों में हम 15 साल पीछे जा चुके हैं। ठीक है, अच्छा आखिरी मेरा सवाल है नासिर भाई, अभी आपने बड़ा अच्छा काम किया और केपीटी को भी जरूर सराहना चाहिए कि आपने साउथ अफ्रीका की क्लब की टीम बुलाई और यहाँ पे नौजवान जो प्लेयर थे उनको आपने एक मौका दिया कि जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेले। इंटरनेशनल इस सेंस में कि जाहिर सी बात है वो दूसरे मुल्क से आए थे। मुस्तकबिल में इस किस्म के कोई और आपके इरादे हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल के वाले से जो आप ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पे ये किसी तारीफ और तौसीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन अपने तक जो आप काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में वो बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं? इंशाल्लाह सर ये फास्टिंग मंथ रमजान खत्म हो जाए और उसके बाद हमारा प्लान है हम केपीटी में या केएमसी में एक अच्छा डोमेस्टिक इवेंट करेंगे, फुल क्राउडेड टूर्नामेंट होगा, और आप देखेंगे कि उस क्राउड के अंदर से इंशाल्लाह आपको टैलेंट भी नजर आएगा और हम आपको पर्सनली इन्वाइट भी करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी फुटबॉल लीग हुई थी, सिंध गवर्नमेंट ने आपके साथ बड़ी सपोर्ट की थी। ये आपकी कोलैबोरेशन अभी चल रही है सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से या सिंध की गवर्नमेंट के हवाले से, या अब ये सिर्फ 1 साल तक ही थी? जी हमारे जो भी मिनिस्टर आए सरदार मोहम्मद वश मेहर साहब, वो बड़े स्पोर्ट्स लवर पर्सनैलिटी है और उन्होंने अपने तौर पे एक ये समझ लें कि स्पोर्ट्स का विजन उन्होंने कहा है कि हम लेके चलेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस यही है कि बहुत जल्दी सिंध सुपर लीग सीजन 2 का आगाज भी किसी टाइप पे भी मुतवक्का है, और हम ये सजेशन इंशाल्लाह उनके एक वक्त की सूरत में जाके हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि फौरी तौर पे सिंध सुपर लीग के 2nd एडिशन को जो है वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वो बड़ा पहला एडिशन बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। नासिर इस्माइल साहब थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से खिलाड़ियों का ज़ौक़ और शौक़ था, जोश व खरोश था, आवाम का था, वो बड़ा दीदनी था और GTV ने भी उस इवेंट को कवर किया था। आप काम करते जाइए और GTV और जी स्पोर्ट्स आपका काम जो है वो मीडिया के जरिए जो है वो पूरी दुनिया को दिखाता जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है, जो अपने तय हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो डेफिनेटली GTV का कैमरा और माइक और जी स्पोर्ट्स का कैमरा और माइक हम वक्त आपके लिए दस्तयाब हैं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।